एक जुमले में बयान करें आमिर लियाकत हुसैन कौन थे, तो मैं ये कहूंगा कि वो मर्दों की नूर जहां थी। ना जाने उसको अली का सुर लग गया, जहां भी गया अली अली करता गया और अली करता निकल गया। दुनिया की हिस्ट्री उठा कर देख ले, हर बड़े आदमी के पीछे आपको धक्के, भूख, धोखे, फ्रॉड, ज्यादतियां, जुल्म, यतीमी, ना जाने क्या क्या। एक दिन उन्होंने ऐसी सुर्खी लगाई कि लंदन से फोन आया। लंदन से? जी। नवाज शरीफ साहब का? नहीं सर, ये वो लड़की थी जो आखिर दम तक आमिर लियाकत हुसैन की आशिक रही। इनका उस वक्त कुछ रेटिंग में ऐसा था कि जो 500 मजबूत तरीन शख्सियात थी ना दुनिया में, उनमें एक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी थे। मुझे यूं लगता है कि वो गजलें लिखते थे जब किसी लड़की को प्यार का इजहार करने के लिए, तो अपने खून से लिखते थे। वो जब वीडियो वायरल हुई, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कामयाबियों का सफर जो था रुका तो नहीं, लेकिन आहिस्ता हो गया। पहले अरूज इनका पीछा करता रहा और ये आगे आगे के भागते रहे। अब ये अरूज के पीछे भागना शुरू हुए और जवाल इनका पीछा करना शुरू हो। बहुत बड़ा आदमी बहुत छोटी मौत मर गया। चाहने वालों को मिलते नहीं चाहने वाले, चाहने वालों को मिलते नहीं चाहने वाले, चाहने वाले। हमने गद्दारों की बाहों में सनम देखे। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन के ट्रेंड सेटर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। आमिर लियाकत हुसैन पर हमला क्यों हुआ और हमला करवाने की असल वजह क्या थी? डॉक्टर आमिर लियाकत की अल्ताफ हुसैन से दोस्ती कैसे हुई? सहाफत, शोबिज और करंट अफेयर प्रोग्राम छोड़ने के बाद सियासत में कैसे एंट्री हुई? ये तमाम बातें जानेंगे नासिर अदीब साहब की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हूँ तो नहीं, लेकिन हो जाऊंगा। सर, आज किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं? उसी चीज़ ने आप मेरा चेहरा पढ़ें कि मेरा चेहरा आज परेशान क्यों है। मैं यही देख रहा हूँ कि आज आप बड़े डाउन से फील। मैं आज डाउन क्यों हूँ, मैं आज डिप्रेशन में क्यों हूँ? क्योंकि आज इस आदमी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसकी कहानी के बारे में जब सोचा कि मैंने ये कहना है, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बचपन से लेकर आज तक बेशुमार शख्सियत से मिला। मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा तालिब इल्म और बहुत बड़ा शौक़ है मुझे। और मैंने इब्ने खल्दून से लेकर इमाम तिबरी तक और इसहाक तक और इब्ने साद तक और जो लेटेस्ट हैं उनकी तमाम हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है। तमाम शख्सियत का मुतालिया किया है मैंने। उसमें बड़े बड़े नामवर डिक्टेटर भी आए, नामवर सियासतदान भी आए, नामवर लीडर भी आए, नामवर खिलाड़ी भी आए, नामवर एक्टर भी आए, नामवर राइटर भी आए। लेकिन जब मैं इस शख्स के बारे में सोचा जिसकी मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि वो तमाम नामवर एक्टर, तमाम नामवर हिटलर, तमाम नामवर शायर, तमाम नामवर शख्सियात, लीडर, सारे एक शख्स में जमा हो गए। अच्छा। और उस शख्स को मुझे यही नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ऐसे जैसे आपने मुझे समुद्र में धक्का दे दिया है कि जाओ इसमें जो कुछ है लेकर बाहर आ जाओ। अब उस समुद्र में मैं जब डुबकी लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं खूबसूरत मछलियाँ तैर रही हैं, किसी का रंग मुख्तलिफ है, किसी का मुख्तलिफ है, कहीं हीरे हैं, कहीं जवाहरात हैं, कहीं शार्क मछली है, कहीं व्हेल मछली है। मैंने ना जाने कौन कौन से मखलूक है, किस किस को पकड़ के लाऊं मैं जब उस आदमी का नाम लूँगा तो मेरे सामीन और नाजरीन जो हैं एकदम शौक, अच्छा नासिर दीव, आज तुम ठीक ही डिप्रेशन में थे, आज तुम्हें उदास होना चाहिए था, तुम्हारी वो फड़क आज नज़र नहीं आ रही। हाँ सर। इसलिए कि जब मैं उस शख्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं फड़क उठूँ। लेकिन हर मकाम पर मुझे एक ऐसा हादसा नज़र आता है उसकी ज़िंदगी में कि मैं मुरझा जाता हूँ। कौन है वो शख्स सर? अब्दुल्ला ही वो शख्स नहीं है, वो ढेर सारे शख्स हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत सारी आला शख्सियात का जब हम अहाता करते हैं, उनको इकट्ठा करके कुदरत ने एक शख्स के अंदर घुसा दिया। उसका नाम था एक, लेकिन मैं समझता उसके कई नाम होने चाहिए थे। लेकिन जो एक नाम सामने है आवाम के, उसका नाम है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। याद आया आपको सर? एकदम अब आपके जहन में कई आवाज़ें आना शुरू हो गई, कहीं से म्यूज़िक की, कहीं से गाने की, कहीं से गज़ल की, कहीं से कंपेयर की, कहीं से
कौमी असम्बली में लीडर के बतौर लीडर सियासतदान के तकरीर के, कहीं आलम लाइन में बैठा हुआ मसाइल इस्लामी स्टडी करता हुआ, कहीं इनाम बांटता हुआ, कहीं इनाम लेता हुआ। याद आ गया शख्स, याद आ गया सर, रमज़ान याद आ गया, रमज़ान याद आ गया। आपको हर चैनल भी याद आएगा। कौन सा चैनल है? जियो ले लें, ARY ले लें, एक्सप्रेस ले लें, रेडियो ले लें, जो मर्जी हो ले लें, उस शख्स की खुशबू आपको हर जगह नज़र आएगी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो जहाँ भी गया वो छा गया। लोग करते हैं, अपनी हैसियत भी बदलते हैं, अपनी नौकरियाँ बदलते हैं, अपने फील्ड्स बदलते हैं, कोई कुछ करता है फिर उसके बाद कुछ करता है, लेकिन फिर उसको ये रहता है यार को जो मैंने किया था ना वो बहुत अच्छा किया था, ये मैंने गलती की। हाँ, वो जो छोड़ गया वो उससे बेहतर में गया। किसी मकाम पर वो ये नहीं पछताया कि वो छोड़कर मैंने गलती की। वाह। और एक पैदा देखें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी से, वो कहते हैं ना कि कुदरत जब किसको कुछ बनाना चाहती है तो उसके लिए वैसे हालात पैदा कर देती है। बिल्कुल। सर मुझे ये बताइएगा कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस के आला मुकामात में जगह अता फरमाए, आमीन। पैदा कहाँ हुए मैं वही तो बताने और लगा था। फिर बचपन कहाँ गुजरा? मैं आपको वही बताने लगा था कि जब अल्लाह ताला ने किसी शख्स को बनाना होता है तो उसके लिए वैसे ही हालात पैदा कर देता है। करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ, शेख लियाकत हुसैन के घर। अच्छा। बाप बिजनेसमैन बेहतरीन और सियासतदान, माँ सुल्ताना महमूद कालम निगार टॉप की। तो एक सियासतदान का खून भी उसमें, एक कालम निगार का खून भी उसमें। वाह। राइटर भी उसमें और सियासतदान भी उसमें, बिजनेसमैन भी उसमें। बिल्कुल। ये सारे जज्बे लेकर एक बच्चा 1971 में पैदा होता है 5 जुलाई को, गुलशन इकबाल में। सही। जब बड़ा होता है थोड़ा सा तो स्कूल में दाखिल होता है वहीं, और स्कूल का नाम है अली अली हाई स्कूल। वाह। अब अली अली स्कूल को देखें, ये नाम भी आपने पहली दफ़ा सुनोगे, जी, मैंने बिल्कुल। आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। हम्म। एक बार अली ले लो तो बहुत है, अली अली कहकर तो अली अली स्कूल में दाखिल हुआ, और ना जाने उसको अली का सुर लग गया कि वो जहाँ भी गया अली अली करता गया और अली करता निकल गया। तो जब ज़रा होश संभाली तो अब बच्चे को जैसे शौक़ होते हैं, पैसे चाहिए, कुछ हाँ। लेना है ये वो, तो बाप के पास गया पैसे लेने के लिए। ठीक है। तो बाप, अब अगर जो उनका एक्शन है मैं बताऊंगा तो दुनिया भी कहेगी यार बाप ने बड़ी ज़्यादती की, लेकिन जब किसी की तरबियत करनी है तो ऐसे करना पड़ता है। अच्छा। शायद उस बाप को ये एहसास हो गया था कि ये बच्चा मेरा कुछ बनेगा, लेकिन अगर ये मेरे पास रहा, ये करोड़ों में खेलता रहा, जो मांगता रहा मैं उसे देता रहा, तो शायद ये वो ना बन सके। इसके जहन पर जो मेरी छाप है, ये दौलत का जो एक खौल है इसके अंदर, क्योंकि दौलत के खौल में पलने वाले बच्चे बहुत कम अजीम होते हैं। अब दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख रहे, हर बड़े आदमी के पीछे आपको धक्के, भूख, धोखे, फ्रॉड, ज्यादतियाँ, जुल्म, ऐसे ही यतीमी, ना जाने क्या क्या नजर आएगा आपको। बिल्कुल इसी तरह। तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा आम बच्चा बन जाएगा। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। करोड़पति बाप ने मना करोड़पति कर बाप दिया। का बेटा उसे कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ। वो मुंह में सुर के खड़ा रहा, जिद करता रहा। तो उसने, मैंने कहा ना कि जाओ। तो उसके बाप के हाथ बहुत बड़े थे। अच्छा। ये मेरे 2 हाथ कर ले तो 1 हाथ बनता था। वो तेरी खैर। तो अब अगर थप्पड़ मारता तो चेहरा छोटा था, तो उसके चेहरे को बचाने के लिए लात से मारा, उसके धक्के देकर के बाहर चले जाओ। लात खाकर निकलता रोते हुए बच्चा जाता है तो माँ को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और पता है फिर माँ, जब बच्चा प्रॉब्लम में हो तो फिर माँ तो भागती है ना। जब इब्राहिम माँ को की ममता तो प्यास जागती है। इब्राहिम को प्यास लगती है और वो एड़ियाँ रगड़ता है, तो फिर हाजरा तो भागती है ना इस्माइल के लिए, और फिर कभी उस पहाड़ी पर कभी उस पहाड़ी पर, तो रह नहीं सकती। पता भी था कि इधर पानी भी नहीं है, बंदे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक आस लेकर पहाड़ी पर जाती थी, शायद कोई आदमी नजर आएगा जिसके पास पानी हो। फिर उधर जाना कि शायद आ जाए, फिर भागना कि शायद अब कोई आ गया हो, फिर भागना कि शायद इधर कोई आ गया हो। तो 7 चक्रों की दौड़ जो है वो हर माँ के लिए एक नसीहत भी है और हर माँ के लिए एक सबक भी है, और हर माँ ऐसा करती भी है। सुभान अल्लाह। हर माँ दौड़ती है। क्या बात। लिहाजा उस माँ ने उसको पैसे दिए थोड़े से। तो ये सारी ज़िंदगी जब तक वो जवान अपने बाप के घर में रहा, ये सिलसिला चलता रहा। वो बाप से
हत्ता कि मांगना छोड़ गया। तो वालदा वो- देती थी पैसे? वालदा पैसे देती थी। एक दिन उसने अपने बाप से पूछा, और ये उसका हक भी था, क्योंकि इतनी समझ उसमें आ गई थी कि मेरे बाप के बैंक में करोड़ों रुपए हैं, मेरा बाप बिजनेसमैन है, सियासतदान है, तो बड़े भाई को तो पैसे देता है, मुझे नहीं देता। अच्छा। लेकिन ये कंट्रास्ट था जो बच्चे के जहन में आया। और ये मैं शेख लियाकत हुसैन को, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, शायद इस दुनिया में नहीं है वो, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि क्या बालग नज़र थे वो, कि बड़ा बेटा हुआ उसको नहीं पहचाना, उसके साथ ये सलूक नहीं किया। छोटा बेटा भी अपना ही खून था, उसके साथ ये सलूक किया। वो पहचान गए थे कि ये अगर मेरे साथ रहा तो ये एक आम लड़का बन जाएगा, एक आम बिजनेसमैन बन जाएगा। और फिर मुल्क के अंदर कितने बिजनेसमैन होते हैं, कोई किसी को नहीं जानता, बिल्कुल जानता उन्हीं को है जो कुछ डिफरेंट करते हैं। तो उसने भी हक था कि बड़े भाई को तो आपने दिया, मुझे कि नहीं। तो कहने लगे, भाई आप मुझे, अब्बा जी आप पैसे नहीं देते, क्यों नहीं देते? कहता नहीं दूंगा, जाओ खुद कमाओ और ख़ुद अपने आप कुछ बनने की कोशिश करो, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा। अब ये मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, एक बाप का जुमला लेकर एक बच्चा निकलता है घर से और फिर को ये सोचता है कि अब मैंने कुछ बनना है। अब वो घर में क्या माहौल उसने देखा कि माँ कालम निगार थी, यानी राइटर थी जी। बाप पॉलिटिशियन था, बिजनेसमैन था। बिल्कुल। अब उसके जहन में 2-3 चीज़ें आ गई, सियासत भी आ गई जहन में, राइटर भी जहन में आ गया और दौलत भी जहन में आ गई, धक्का भी जहन में आ गया। चारों चीजें। ये चारों चीज़ें अब लेकर एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके सामने क्या है कि मैंने धक्का नहीं खाना किसी से, अब मैंने राइटर भी बनना है, मैंने सियासतदान भी बनना है, मैंने दौलत भी कमानी है और मैंने एक मकाम भी पैदा करना है ताकि मुझे कोई लात ना मार सके, लोग मुझे इज्जत और एहतराम के साथ दें, मुझे कोई धक्का देकर ये न कहे कि तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जहन में ये था कि हर एक के पास मेरे लिए बहुत कुछ होना चाहिए। अब ये बच्चा तालीम हासिल करता है, पढ़ के तालीम मुकम्मल करने के बाद जब BA करता है तो फिर इसे माँ के कहने पर बाप नौकरी देता है। अच्छा जी। और अपने अखबार में, निदाए मिलत एक अखबार कराची से निकलता होता था, वहाँ दफ्तर था, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ इनको एक जॉब मिल जाता है। जिस वक्त उस काम को करते करते, अब ये नहीं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा बाप है। हाँ। वहाँ एक मुलाजिम के तौर पर काम किया, जैसे काम मुलाजिम काम करता है, ठीक है। कि मैंने अब इसके हेड तक पहुँचना है, ये जो अखबार है इसके अंदर मैंने इसके आखिर तक जाना है, जिद्दत लेके आनी। जिद्दत लेके आनी। अब ये जब वो करना शुरू हुए और थोड़ी सी तरबियत हो गई तो एक दिन बाप ने कहा कि मैं ये दफ्तर बंद कर रहा हूँ, मेरे दफ्तर से निकल जाओ। अच्छा, वो दफ्तर भी बंद कर दिया? वो दरवाज़ा भी बंद हो गया। एक शख्स पर एक एक करके दरवाजे बंद हुए। सबसे पहले बाप ने दरवाज़ा बंद किया पैसे देने का, उसके बाद जब जॉब मिला तो वो दरवाज़ा भी बंद हो गया। लेकिन उस शख्स ने पलट कर जब देखा तो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा दीन भी था। तो उसे कहा कि खुदा कहता है एक दर बंद जब होता है किसी के लिए 100 दर मैं खोल देता हूँ। बिल्कुल। तो कहता वो दर तो कोई खुलेगा, कोई ना कोई खुलेगा। और फिर वो चलते चलते उसको एक दूसरी जगह जॉब ऑफर होती है, एक परचम अखबार के नाम से। अच्छा जी, ये MQM का अखबार था। उसमें वो आए तो वो जो वहाँ कुछ करने का उन्होंने जज्बा सोचा था निदाए मिल्लत में, बाप के अखबार में, और वहाँ से निकाल दिए गए। बिल्कुल। तो अब उन्होंने सोचा कि इससे पेशर कि मैं यहाँ से निकाल दिया जाऊँ, यहाँ मैं कुछ डिफरेंट करके दिखाऊँ। तो उस शख्स के अंदर वो माँ की तरफ से जीन में था ना, कालम निगारी, अखबार नवीसी। हाँ जी। और वो अखबार पढ़ता भी था उस शौक़ से। तो वहाँ उसने सबसे पहले जिद्दत की, उसकी सुर्खियाँ जो है ना उसने लगानी शुरू की। अच्छा, कि हाईलाइट खबर की सुर्खी क्या होती है। जी जी। और सुर्खी की अहमियत क्या होती है। मुझे याद है कि सुर्खी जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। 71 में एक अखबार था, उसका नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन उसमें एक अखबार नवीस ने वो आमिर लियाकत की तरह सुर्खी जमाई थी, उधर तुम इधर हम। अच्छा, आज तक मुझे याद है। तो उसका बड़ा पब्लिक ने भी असर लिया और उसका बड़ा असर हुआ। कितने 2 लफ्ज़ हैं। हाँ, उधर तुम इधर हम। क्या बात। तो आमिर लियाकत ने सुर्खियाँ लगानी शुरू की। तो अखबार की जब दूसरे दिन अखबार मार्केट में आया तो उसकी क़ारीन के स्टाइल कुछ पढ़ने का और था, अखबार को उठाने का स्टाइल कुछ और था। अच्छा। क्योंकि सुर्खी कुछ और थी।
सुर्खी कुछ जब अखबार पढ़े हुए थे मुझे याद है, हेडलाइन कुछ और थी, आप लोगों को अगर अंडरस्टैंड नहीं हो हाँ, रहा, क्योंकि तो यूथ को सुर्खी का अंदाजा नहीं मुझे है, सुर्खी और शह सुर्खी का अंदाजा मुझे याद बहुत है कम लोगों को मुझे है। याद है कि 71 में मैं कलर था और मैं जा रहा था नौकरी पर, तो मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ था। तो ढेर सारे अखबार लगे हुए थे, कोहिस्तान भी था, इमरोज़ भी था, मशरक़ भी था, नवाए वक्त भी था, और ये जंग भी था, और उसमें ख़बरें भी था सारे। तो मैं यूँ देखता रहा था, तो एकदम मुझे नज़र पड़ी उधर तुम इधर हम, और मैंने वो खबर क्या बात तो परचम के साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ कि मुख्तलिफ अखबारों में पढ़ो तो उसको धड़ धड़ उठाने लगे, तो वो अखबार जो शाम तक उसके पर्चे ख़त्म होते थे वो घंटे में ख़त्म हो गए। ओके। अब अमर लियाकत का कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो गया, न्यू सुर्खियाँ लगनी शुरू हो गई। फिर एक दिन उन्होंने ऐसी सुर्खी लगाई कि लंदन से फ़ोन आया। लंदन से? जी। नवाज शरीफ साहब का? नहीं सर, अल्ताफ़ हुसैन साहब का, क्योंकि MQM का वो अखबार था। अच्छा, वहाँ फ़ोन आया कि भाई ये जो सुर्खी आज की लगी ये किसने लगाई है? उसने कहा जी ये कब से जो सुर्खियाँ लग रही हैं ना, ये एक लड़का लगाता है, उसका नाम है आमिर लियाकत। कहता आमिर लियाकत, ये शेख लियाकत का बेटा तो नहीं? वो शेख लियाकत को जानते थे, ठीक है, उनको पता था उसका बेटा आमिर लियाकत है। अच्छा। ये नहीं पता था कि वो बेटा यहाँ आ गया। सही हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी शेख लियाकत का बेटा है। अब जब अल्ताफ़ हुसैन का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि आमिर लियाकत ये कौन लड़का है, और आमिर लियाकत को भी जब ये बताया गया, तो उनकी जो शोहरत थी अपने दिल के अंदर, उनको ऐसा लगा कि मैं उस मंजिल के करीब पहुँच रहा हूँ जहाँ मैंने पहुँचना था। तो इसी खुशी में नई नई सुर्खियाँ सोचते सोचते अपने घर चले गए। अच्छा। और सुबह जब उठे अपने घर वो दफ्तर जाने की तैयारी करने लगे, और अखबार पर पेपर पर कुछ सुर्खियाँ लिखी हुई थी कि आज मैं ये जमाऊँगा, तो आगे तो सिर्फ अल्ताफ़ साहब का फ़ोन आया, फिर मुझे बुला भेजेंगे। ये एक जज्बा था, एक आस थी कि एकदम उनको खबर मिली कि दफ्तर में उनकी जगह पर एक बैठे हुए थे समदानी नाम साहब के, जो उसके चीफ एडिटर थे या मालिक थे। तो कुछ मुसल्लह अफराद आए नामालूम, जैसे कि आते होते हैं इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में नहीं, शायद पूरी दुनिया में कुछ नामालूम लोग ऐसे होते हैं, इसी तरह नामालूम अफराद जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो आए और उनको आर्डर था मारने का लियाकत हुसैन को। मार दिया उन्होंने आमिर लियाकत समझ के समदानी साहब को। अच्छा। हाँ जी, उनके सर में गोली मारी, वही मार गए। अब ये खौफज़दा हो गए कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, मेरी जगह एक आदमी ने कुर्बानी दी थी, तो अब मैं क्या करूँ? ये छुप गए। अच्छा। अब लोग इनकी तलाश में थे। अब कौन सा, इनको ये भी नहीं समझ आ रही थी कि मुझे किसने मारना था और क्यों मारना था। अच्छा। क्योंकि MQ की तो उस वक्त आपको पता है पूरा होल्ड था, और बिल्कुल लोग जोरों शोर पे थी। MQ के किसी आदमी पर तो कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता हमला करने की। आमिर लियाकत साहब ये भी जानते थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब मुझे पसंद करते हैं, तो मेरे पर तो MQ तो हमला नहीं कर सकता। तो जो भी उनके जहन में आके पत्नी कौन दुश्मन है, तो वहाँ से अब वो भाग खड़े हुए। कहाँ गए? अब मैं आपको बता दूँ, नदाए मिलत का दरवाज़ा बंद हुआ। हाँ। फिर परचम में आए। परचम में जब सुर्खियाँ जमने लगी, और एक MQM का हेड जो है दुनिया की मजबूत तरीन एक शख्सियत अल्ताफ़ हुसैन साहब, जब उनका फ़ोन आया आमिर लियाकत साहब को, तो आप सोच लें ना कि उनका मकाम कहाँ होगा और आगे उन्होंने क्या सोचा होगा। तो वहाँ बजाय इसके कि नौकरी से निकाला जाते, हमला हुआ उन पर और वो कत्ल हो गया कोई और आदमी, और ये वहाँ से भी भागने पर मजबूर हुए। आप यूँ समझ लें कि घर का दरवाज़ा बंद हुआ, फिर निदाए मिलत का दरवाज़ा बंद हुआ, फिर परचम का दरवाज़ा बंद हुआ, और नए दरवाजे की तलाश में आमिर लियाकत हुसैन इधर उधर घूमने लगे। और फिर कोई समझ ना आए कि मैं कहाँ जाऊँ। और फिर सुना सिंगापुर चले गए? नहीं, उनके चाचा थे वहाँ सिंगापुर। अच्छा। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि चाचा मुझे वीज़ा भेजो, मैंने वहाँ आना है। अपना प्रॉब्लम भी बताया होगा, उन्होंने वीज़ा भेजा, वो सिंगापुर चले गए। सिंगापुर से सीधा लंदन चले गए। लंदन गए तो यहाँ उनकी मुलाकात वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास डायरेक्ट चले गए। अच्छा जी, अल्ताफ़ भाई के पास? अल्ताफ़ भाई के पास, और पूछने शायद ये गए, जो मेरा अपना नज़रिया है, क्योंकि ये तो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं वहाँ क्यों गया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर राइटर कि उन पर चूँकि अटैक हुआ था और MQM के दफ्तर में, और समदानी साहब मर्डर हुए थे, तो शायद वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से ये पूछने गए थे कि आप तो मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे और बड़े खुश थे, और मैं आप ही के लिए काम कर रहा था, तो मेरे ऊपर MQM ने क्यों हमला किया? ठीक है।
तो साहब ज़ाहिर अल्ताफ़ हुसैन ने कहा होगा कि MQM तो अगर हमला करती तो मेरे आर्डर से करती, तो MQM ने तो हमला नहीं किया, किसी और ने किया, कोई नाम मालूम होंगे लोग, ठीक है। उनकी कोई दुश्मनी होगी। तो वहाँ वो अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीब हो गए। ओके। और फिर इंटरव्यूज वगैरह भी उनके जी, हमने फिर देखे उनके नशर उन्होंने हुए हुए, इंटरव्यू भी किया और उससे उनको और ज़्यादा शोहरत पजीराई भी मिली। साफ साफ ज़ाहिर है कि उनकी रेटिंग जो थी एक नीचे से होते होते एक लीडर तक पहुंच गई। बिल्कुल। तो एक नई कामयाबी का दरवाज़ा उनके लिए फिर खुल गया और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो थे वहाँ से फिर वापस आए। लेकिन कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी नासिर अदीब साहब उनके पास? साहब जी, जिधर जाते दरवाजे खुलते जाते। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ लोग ऐसे पैदा किए होते हैं जिनको वो ब्लेसिंग देता है, नो डाउट। और उनको इस अंदाज से वो करता है कि सारी दुनिया उनको गिराने की कोशिश करती रहती है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, और अल्लाह ताला उनको एक मुश्किल में डालकर फिर आसानी पैदा करता है, फिर मुश्किल में डालकर फिर आसानी पैदा करता है। अगर आप मैं आमिर लियाकत हुसैन को एक लफ्ज़ में कोई मुझे कहने, एक जुमले में बयान करें आमिर लियाकत हुसैन कौन थे, तो मैं ये कहूँगा कि वो मर्दों की नूरजहाँ थी। नूरजहाँ भी आशिक मिजाज थी, आमिर लियाकत हुसैन भी आशिक मिजाज थे, इंतहा से ज़्यादा रोमांटिक इंसान। तो जिस तरीके से उनकी लाइफ में हादसे आए, उन्होंने भी 3 शादियाँ की। हाँ। आमिर डॉक्टर लियाकत हुसैन ने भी 3 शादियाँ की। वो भी सिकंदर की ज़ाद में रहे सारी ज़िंदगी, ये भी सिकंदर की ज़ाद में रहे सारी ज़िंदगी। सिर्फ फ़र्क क्या है, मैडम नूरजहाँ ने सिर्फ एक फील्ड में काम किया, उनको ऑफ़र हुई एज ए डायरेक्टर भी, एज ए वो भी, लेकिन उन्होंने कबूल किए। इनको जो ऑफ़र हुई है करते गए, लेकिन इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी शायद इनके अंदर। ये यूँ समझ लें कि ये एक ऐसी कान थी जिसमें सिर्फ से सोना नहीं निकलता था, इसमें से कोयला भी निकलता था, तांबा भी निकलता था, लोहा भी निकलता था और चांदी भी निकलती थी, पता नहीं क्या क्या था इसके अंदर। और वो सारा एक्सपोज करते करते जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराइल तय करते, हर जगह अपने कामयाबी के झंडे गाड़ते, वो चले गए। अब आप चौंके होंगे, आशिक मिजाज थे, लेकिन मैं आपको साबित करूँगा कि वो कैसे आशिक मिजाज थे। वो मैं जो महसूस करता हूँ, जो काम किया इंतहाई दिल से किया और इंतहाई पैशन से किया और इंतहा तक किया, और यही वजह थी कि उसमें कामयाब हो जाते थे। 10वीं जमात में 8वीं जमात में थे कि वहाँ आप ये देखें कि वो डिबेटिंग में चैम्पियन बन गए। उनको नवाज शरीफ ने अवार्ड दिया, वो खुश हुए, अवार्ड लेके बड़ा खुश थे और अपने दोस्तों में बैठते कि चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये अवार्ड जो था ये जाली अवार्ड है। अच्छा। हाँ, ये रिवायती अवार्ड है, ये वो क्या उसे कहते हैं, हौसला अफजाई अवार्ड है, या जब भी हुकूमत वक्त किसी को देती है, आपको पता है ना, कंट्रोवर्शियल तो शुरू हो जाती है। बहुत कम ऐसे अवार्ड होते हैं जिनको लोग कहते हैं जी बिल्कुल सही ओरिजिनल है, वरना यही लोग कहते हैं कि ये सिफारशी अवार्ड है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर कामयाबी के साथ एक नाकामी की वार्निंग जो थी ना, वो उनके साथ चलती थी। जैसे उनको जब परचम में मिला और वो शोहरत की बुलंदी की तरफ जाने लगे, कामयाबी, अल्ताफ़ हुसैन का फ़ोन, ये वो फलां, तो बड़े खुश थे। तो अब उन्होंने फैसला किया कि घर वालों ने भी फैसला किया कि अब इसकी शादी कर दीजिए। मंगनी हो चुकी थी कि अब इनकी शादी कर दीजिए। अब शादी करने की तैयारी हो रही थी कि उधर ये वाक़या हो गया कि उनकी जगह समदानी कत्ल हो गए। तो वो जिनकी लड़की थी वो आए अपना लियाकत हुसैन साहब के पास। उनका ये बात यह है कि आपका बेटा तो सियासत में और अखबारों में घूमने फिरना शुरू हो गया और उस पर कातलाना मतलब वो डर गए। वो डर गए। उनका ये बजाय इसके कल कोई और मसला हो जाए, हमारी बेटी की ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो अफसाना जैसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, शायर लुधियानी ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि हम यही मामला स्टॉप कर देते, तो उन्होंने वो मामला स्टॉप कर दिया। तो ये देखें कि मंगनी टूटना किसी आदमी की ये कोई मामूली वाक़या नहीं होता। कातलाना हमला होना किसी के ऊपर ये कोई मामूली वाक़या नहीं होता। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने किसी भी हादसे को अपने जहन और ज़मीर पर सवार नहीं किया। सर क्या जहन था। तो आप उसके आसाब की मजबूती देखें ना, कि जिस आदमी को बाप करोड़पति और लात मार के कह दे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं, वो बच्चा तो पता नहीं क्या कुछ बन जाता होगा, अपने आप को रुइन कर लेगा, या नशे में चला जाएगा, या आवारा हो जाएगा, दोस्तों में चला जाएगा, कहीं भी कुछ जराइम पे हो सकता है बाप को मर्डर कर दे। लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसने कहा ठीक है, तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
मेरे अल्लाह के पास बहुत कुछ है और मैं उससे ले लूँगा, और उसने लेना शुरू कर दिया। अब जब मंगनी भी टूट गई तो अब उन्होंने क्या किया कि अंजुमन ख़त्म नबूवत के नाम से एक उन्होंने फॉर्म शुरू किया, काम शुरू किया और उस पर काम करते रहे और साथ साथ पढ़ते भी रहे। और एक उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, डिबेटिंग यंग डिबेटर सोसाइटी। अच्छा। उसमें बड़े बड़े बच्चे आके और बड़े तकरीरें करते थे, ये वो फलां। तो वहाँ हाज़रीन सुनने के लिए आते थे उस डिबेट को। तो वहाँ आमिर लियाकत हुसैन भी मौजूद थे। तो वहाँ सामीन में एक लड़की नकाब ओढ़े, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, बैठी थी, वो भी देख रही थी। इनको आंखें नज़र आईं और वो आंखें इनको खुब गईं और इनको लड़ गईं और इनकी आशिक मिजाज आंखें जो थी वो उन आंखों की तलाश में चल पड़ी। अच्छा। हाँ जी, ये इन्होंने उसको इतना पूछ दिया कि ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, तो उनको नाम भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि वो कहाँ रहती है। और उसके बाद ये घर पहुँचे और घर पहुँच के माँ को सलाम किया और माँ के पाँव पकड़ लिए। तो माँ परेशान हुई, क्या हुआ? उनको उसने यही समझा कि बाप ने कुछ और ज़्यादती की होगी। उसने कहा नहीं माँ, मेरी मंगनी टूट गई थी ना, एक रिश्ता आपने तलाश किया था, नहीं ना वो हो सकी शादी। कहते हैं नहीं। तो कहते एक मैंने लड़की तलाश की, मुझे वो लड़की चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। तो कुछ मांगा इतनी शिद्दत से कि माँ इनकार नहीं कर सकी। माँ गई और रिश्ता मांग लिया और शादी हो गई। वो इनकी पहली शादी थी और उसका नाम था बुशरा। अच्छा। जिससे इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। अहमद बेटे का नाम था और दुआ बेटी का नाम था। सही हो गया। और ये वो लड़की थी जो आखिर दम तक आमिर लियाकत हुसैन की आशिक रही। और आमिर लियाकत हुसैन भी इस लड़की को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सके। ये अलग बात है कि जो भी लड़की उनके सामने आती थी उससे उनको इश्क हो जाता था, वो ऐसे थे रोमांटिक। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक जड़ होती है, शाखें तो इधर भी चली जाती हैं, उधर भी चली जाती हैं, उधर भी इधर भी, लेकिन जड़ ज़मीन के अंदर ही रहती है। क्या बात है। तो ये जो बुशरा थी, आप यूँ समझ लीजिए इनकी जड़ थी। शाखें जो थी वो कभी कहीं चली जाती थी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ कहाँ शाखें गईं और किधर किधर फैलीं, तो फिर वो उस तरफ हम आएंगे। लेकिन ये है कि शादी के बाद फिर इन्होंने पढ़ना फिर शुरू कर दिया और इन्होंने, क्योंकि अब चाहिए था कि भाई कुछ घर के लिए भी हो, तो इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। उधर अल्लाह ने इनको एक बेटा दे दिया और बेटे को माँ एक दिन घर गए तो पता चला कि बेटे के लिए दूध नहीं है। अच्छा। अब बेटे के लिए दूध नहीं है। अब उस बाप की ज़रा सोचें कि बाप को नज़र डालते हैं तो करोड़पति बाप है और हर बैंक में अकाउंट है और हर बैंक में इतने पैसे हैं कि उनको पता ही नहीं, याद नहीं कि कितना है। और उसके घर में एक बेटा है और उस बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं है। मकान किराए का है। मकान किराए पे ले लिया था? मकान किराए पे अलहदा हो गए थे? अलहदा हो गए, क्योंकि जब उन्हें पता था कि मेरे बाप के पास मेरे लिए कुछ नहीं, तो उन्होंने अपना घर ले लिया। अब अपने घर में फिर उसने आसमान की तरफ देखा। उसने कहा मेरे मौला, मेरे पास ना गाड़ी है ना मेरे पास कुछ है, तो फिर मैं क्या करूं। पढ़ाई में जुट गए, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, MBBS कर लिया। अच्छा। और आमिर लियाकत हुसैन से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हो गए। आमिर लियाकत से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बनने के बाद एक और कामयाबी का दरवाज़ा उनके लिए खुला कि वो कौमी अखबार के साथ मुंसलिक हो गए। अच्छा। और कौमी अखबार के साथ मुंसलिक होने का उन्होंने क्या किया कि नया दरवाज़ा खोला अपने लिए, अपने सियासत में अपने आप को दाखिल कर लिया। क्योंकि मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा था कि जब ये बच्चा घर से निकला था ना, जब होश संभाल के, तो 4 चीज़ें इसके जहन में थी। एक राइटर, माँ कालम निगार सी, एक सियासतदान, बाप सियासतदान था, एक दौलत जो बाप ने थी, और एक धक्का। ये 4 चीज़ें उसके जहन में थी। तो अब उसने सोचा कि मेरा बाप सियासत में था, मैं भी सियासत में जाऊँगा, और सियासत ज्वाइन कर। और उसने सियासत ज्वाइन कर ली। और सियासत ज्वाइन करते रहे, ऐसा खेल खेलते 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 बढ़ता चला गया। और फिर एक स्टेज आई कि उनकी ये 2000 मेरे ख़्याल में 2 की बात है कि उन्होंने इस्लामिक स्टडी में PhD की। अच्छा। और PhD करने के बाद उनके पास एक और डिग्री आ गई। आप सिर्फ ये देखें कि इतनी कामयाबियाँ और साथ नाकामियाँ, यानी हर कामयाबी के बाद एक धक्का, और उस धक्के के बाद बजाय इसके कि वो ठोकर खाकर गिर पड़े या डिप्रेशन में चले जाए, वो पढ़ना शुरू कर देते थे। मतलब कभी MBBS कर लिया, कभी अंजुमन ख़त्म नबूवत बना ली, कभी आपने यंग डिबेटर सोसाइटी बना ली, कभी कुछ कर लिया,
और फिर 2002 में उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ का वो PhD कर कर ली, ली। PhD कर ली। तो ये जो चीज़ है ना, ये अगर आप गौर करें तो इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक ये कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें रखी थी, और अल्लाह ताला शायद ये चाहता था कि ये सारी सलाहियतें जो है ना ये बाहर आ जाएं, और वो बाहर आती गई। और जिस वक्त उन्होंने कौमी अखबार में आकर सियासत में हिस्सा लिया तो उनकी वालदा चूँकि कालम निगार थी और उनके मीर शकील रहमान की बेगम के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। अच्छा, तो उनसे क्या कि उन्होंने इनको जियो ज्वाइन करवाया। वहाँ से जियो वहाँ स्टार्ट से ये जियो में आए, और जियो में आने के बाद अब ये इनकी यानी कामयाबी का चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू यूँ करें कि ये अब अरूज शुरू होता है उनका, कि छोटी छोटी चीज़ों से चलते 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 अब जियो तक आ गए कि जहाँ उन अपना एक्सपोजर कर सकते हैं पूरा। तो मीर शकील रहमान और की सिफारिश से जब उनकी बेगम से मिला तो फैसला ये हुआ, रेडियो लॉन्च हुआ था सबसे पहले जियो का, ठीक है, कि इसकी जो अनाउंसमेंट है ना सबसे पहले उसका कुरा जो निकला वो जिस तरह कभी तारक अजीज़ के नाम निकला था टीवी का, तो जियो वालों ने निकाला कि ये आमिर लियाकत हुसैन साहब करेंगे, ऑन एयर पहले ऑन एयर पहले वो करेंगे। वो बहुत खुश हुए, गए, और एक आदमी जिसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा था, सुर्खियाँ लगाने के और हेडलाइंस लगाने की सलाहियत थी, और न्यूज़ पढ़ने की भी सलाहियत थी, तो कुछ लोगों पर तो अल्फाज वारिद होते हैं ना, हाँ जी, कुछ लोगों के अल्फाज ग़ुलाम होते हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उन लोगों में थे जिनके अल्फाज ग़ुलाम होते हैं। वाह, तो ग़ुलाम को जैसे आवाज़ देना, एक ग़ुलाम को तो सारे ग़ुलाम दौड़े आते हैं। तो हैं। वो जब कोई फ़िक्रा सोचते थे या लफ्ज़ बोलते थे तो कई अल्फाज आते थे, और उनकी खूबी ये थी कि हर अल्फाज को तरतीब से बोलते चले जाते थे, क्या बात, और वो फिर लोगों को फिर इसी तरह मुतासर भी करते थे। और उनका ठहर ठहर का बोलना हाँ, वो लोगों को मुतासिर करता अच्छा, था। फिर साथ आप देखें ना वो जो बोलते थे वो उनका चेहरा भी बोलता था उसी हाँ। तरह, ये नहीं कि बोल कुछ रहे हैं और चेहरा कुछ और कह रहा हो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल, तो सारी रात वो तैयारी करते रहे, और अगले दिन जब इस वक्त गया और के पूरा सूट पहन के कि मैंने आज वो हाँ। करना है, तो पता चला कि वो उनका नाम काट दिया गया काट दिया गया। यहाँ जी, कि उनकी जगह फैसला ये हुआ कि निदा सलीम नाम की एक लड़की थी कि वो अनाउंसमेंट करेगी पहले, मतलब वो खबरें पड़ेंगी, वो खबरें ऑन एयर वो जाएंगी। लिहाजा ये क्यों सर? ये जो तो कुदरत ने एक धक्का रखा होता है, और देखें ना ये क्यों हुआ, उसके बाद फिर देखिए ना ये क्यों हुआ, तो उसका अल्लाह ताला ने दिया क्या उसको। अच्छा, वो जनाब मायूसी के आलम में थे, लेकिन वो चुप कर गए, खामोश हो गए, और वो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने फिर एक सफ़र शुरू किया कि मैं काम करूँगा, कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं इन्होंने दिया तो ऐसी कोई बात नहीं। मीर शकील रहमान के एक बेटे थे जिनका नाम था इब्राहिम, मीर इब्राहिम। ठीक है, उन्होंने जनाब एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि उनको आमिर लियाकत हुसैन के अंदर जो सलाहियत थी और बोलने का जो स्टाइल था वो उनको पता था। तो उन्होंने कहा यार ये ज़्यादती हुई है इसके साथ, इसका कुछ कंपनसेशन होना चाहिए। ये जो भी वजह थी, आपको पता है किसी भी ग्रुप में जब आप जाएं ना नए, तो वहाँ पॉलिटिक्स आती है। तो एकदम आप जाएं किसी ग्रुप में और पहले ही नंबर पे आप चले जाएं या आपको वो मिल जाए, तो सारे लोग फिर धमकियाँ भी देते हैं, बुराई मनाते हैं, तो हेड को फिर संभालना पड़ता है अपने स्टाफ को। तो उन्होंने कहा यार इस मसले को ख़त्म करते हैं और आमिर लियाकत हुसैन को कोई काम देते हैं। तो जनाब 2003 में, अच्छा, रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में उनको एक प्रोग्राम दिया गया, और वो प्रोग्राम था आलम ऑनलाइन। अच्छा, उसमें ये बैठ जाते थे, साथ एक आलम उलमा होता, इकराम, हाँ, और आवाम सवाल करती थी और ये जवाब देते थे। और वो प्रोग्राम पहले ही प्रोग्राम से इतना हिट हुआ कि वो अंदरूनी मुल्क तो क्या बैरून मुल्क भी चला गया, और जिसमें वो ऑनलाइन पूछते भी थे सवालात, और हाँ, उसके और बाद वो जवाब देते थे ऑनलाइन। और उसमें जो आलम के साथ वो डिस्कस करते थे ना, और जो गुफ्तगू करते थे, उसका एक अपना मज़ा था। और उसके मज़े की इंतहा ये है, आप देखें आज भी जब रमज़ान शरीफ आता है तो सबसे पहले हमें सहरी में याद जो चीज़ आती है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन याद आता है कि वो कहाँ गया, वो सहरी के वो प्रोग्राम, वो आलम ऑनलाइन, वो शान रमज़ान, वो इनाम बांटना, वो ये करना वो करना, और क्या वो बोलते थे और क्या उनका इल्म था और क्या उनके अल्फाज थे। तो इंतहा ये है कि परवेज़ मुशर्रफ जैसा उस कंपटीशन भी बहुत था। 2003 में आपको पता है चैनल हो गए, प्राइवेट चैनल आ रहे थे।
तो परवेज़ मुशर्रफ भी उनका मद्दाह हो गया और उनको फिर उसने दावत दी, अपने पास बुलाया। तो ये आप देखें कि पहले उनको एक निदाए मिलत में बाप ने बुलाया, फिर उसके बाद उनको कौमी या वो परचम में उनको एक MQM के लोगों ने बुलाया, फिर अल्ताफ़ हुसैन ने उनको फ़ोन करके उनकी तारीफ़ की, फिर वहाँ से भी निकले और जब मर्डर हुआ और फिर नवाज़ शरीफ ने उनको इनाम दिया और फिर शरह मिल गई और फिर ये प्रोग्राम मिल गया। तो प्रोग्राम मिलने के साथ साथ फिर परवेज़ मुशर्रफ तक मिल गया। परवेज़ मुशर्रफ का फ़ोन आना तो उनके लिए ज़ाती वो थी ना, लेकिन जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, उनके लिए ये रमज़ान शरीफ का जितना वो रोज़ों का इंतज़ार करते थे, तो उनको साथ ये खुशी भी होती थी कि साथ आलम ऑनलाइन भी प्रोग्राम भी आएगा और हम आमिर लियाकत हुसैन को देखेंगे। और ये 2010 तक इन्होंने किया और फिर ये रुका नहीं प्रोग्राम। अच्छा, ये 2022 तक चलता रहा, लेकिन 2010 तक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ये रहे और उसके बाद फिर एक दिन इनको ऑफ़र आई ARY से और इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं चला जाता हूँ। उससे पहले एक वाक़या हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने ये यहाँ से फ़ैसला किया मैं जाने का। वो बात ये थी कि एक दिन जो बच्चे थे जो नीचे काम करते थे आलम ऑनलाइन में, उन्होंने कहा इनसे कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, हम उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, इतना सुपर प्रोग्राम चल रहा है, इतना रेवेन्यू आता है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाते। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो इन्होंने जनाब एक दिन प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था, शहर में नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए। इनसे पूछा गया अभी क्या बात है, उन्होंने कहा जी उनकी तनख्वाह बढ़ाई, ये तो गलत बात है। उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी सबकी। तो 2 दिन वो प्रोग्राम नहीं चला, उसके बाद इन्होंने वो कुर्बानी दी उनके लिए, वो काम तो हो गया, वो चलता रहा। लेकिन ये बात जो थी ये मीर इब्राहिम के दिल में बैठ गई कि इस आदमी का वो मकाम हो गया है कि ये ब्लैकमेल कर सकता है हमें, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इनका उस वक़्त कुछ रेटिंग में ऐसा था कि जो 500 मजबूत तरीन शख्सियात थी ना दुनिया में, उनमें एक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी थे पूरी दुनिया में। तो मीर इब्राहिम को अगर ये ख़तरा हुआ था तो नाजायज़ नहीं हुआ था, लेकिन जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन थे उनको अपनी अहलियत का और काबिलियत का पता था। वो वाहिद आदमी था जिसको अपने मकाम का एहसास था। उसने ना कभी आपको अंडर एस्टीमेट किया, ना कभी ओवर एस्टीमेट किया। वाह। वो अपने आप को जो समझता था वो समझता था मैं हूँ, ये अगर मुझे कुछ दे रहे हैं ये कुछ है तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इस काबिल हूँ, इन्हें देना चाहिए और मुझे लेना चाहिए, अल्लाह ने मुझे देना है। तो वो अब जियो से आगे बढ़ गए। उनको ARY से जब रोका नहीं किसी ने है जी, जियो में किसी ने रोका नहीं जी रोका। मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये जब जाने लगे तो इनको मीर शकील ने बुलाया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई बात यह है, क्योंकि उनको भी पता था कि इतना बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है, और ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वजह से। उन्होंने कहा यार क्यों जा रहे हो? उसने कहा जी बस मैंने जाना है। उन्होंने ब्लैंक चेक साइन करके आगे रख दिया। उनका ये ले लो, अपनी मर्ज़ी से पैसे भर लो। इसने नहीं साहब जी मैंने जाना है। जब चले गए तो फिर आगे जो ARY के कारकुनान और मालिक थे वो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए, और उन्होंने बाहें फैलाकर उनका सीने से लगाया और वहाँ जाकर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। किस तरीके से लोगों ने एंजॉय किया। वो लोगों ने कहा कि ये नीलाम घर के नाम पर वो है, लेकिन उन्होंने अपनी अदाओं से, अपनी वो बातों से और अपने स्टाइल से लोगों के जहनों से तारिक अजीज़ का नीलाम घर निकाल दिया। वाह। वरना जो स्टाइल उनका था उन्होंने उसको कॉपी नहीं किया। इनाम तो देते थे और फिर मोटरसाइकिलें बांटते हाँ, लेकिन अपने हिसाब से। और एक वो दौर था कि बाप ने इनको होंडा 70 लेकर दी थी, कभी वहाँ से लेने गए थे और यूँ समझ लें कि बाप ने खैरात की थी। तो फिर एक वक्त आया कि इन्होंने लोगों को होंडा वो बांटने शुरू किए, गाड़ी भी दी उन्होंने। क्या बात। तो ये फिर प्रोग्राम चला और शोहरत की बुलंदियाँ जो है वो छूता चला गया, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो थे वो उर्ज के इंतहा पर पहुँच गए। इस दौरान पॉलिटिक्स में जिन्होंने ज्वाइन की थी इनको टिकट भी दिया गया और ये MNA भी हो गए, और फिर वहाँ बेपना अच्छी तकरीरें भी करते थे, लेकिन तरीके इंसाफ से। लेकिन हाँ, तरीके इंसाफ से। लेकिन ये पहला लीडर था जिसने इनको करीब नहीं आने दिया। ये कौन? मतलब इमरान खान साहब ने? जी, यानी आप देखें ना उसकी शुरू से ज़िंदगी देखें कि अगर MKM के साथ काम किया तो अल्ताफ़ हुसैन तक पहुँचा, अगर जियो में काम किया तो मीर शकील रहमान तक पहुँचा, ARY में काम किया तो अब्दुल रज़ाक तक पहुँचा, और परवेज़ मुशर्रफ तक ने पसंद किया, और फिर नवाज़ शरीफ ने भी पसंद किया, हर एक ने पसंद किया। यानी
हेड तक चला गया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ में गया और MNA भी हो गया, तकरीरें भी की, सब कुछ किया, तो इसको इमरान खान ने अपने करीब नहीं किया। उससे ये टूटे थोड़ा सा कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था कभी। लिहाजा इन्होंने अपना बैकफुट पे आ गए, असेंबली में जाना भी इन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ से आप यूँ समझ लें कि उनका जो उरूज का पीरियड था अब ज़वाल की तरफ आना शुरू हुआ। उनकी ज़िंदगी में एक और लड़की आई, तूबा। और इस लड़की की दास्तान सुनाने से पहले मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊं कि बुशा के साथ इनका बेपनाह प्यार था और उनको भी इनसे बेपनाह प्यार था, बच्चे भी थे, सब कुछ थे। अभी इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। ठीक है। तो घर में जैसे घरेलू झगड़े होते हैं वो होने शुरू हुए। पता नहीं वो झगड़ा क्या था, शायद इस वजह से कि ये आशिक मिजाज थे, इनकी बेगम को पता था, या जैसे कि मेरा ईमान है कि जो बीवी होती है, खा वो अनपढ़ हो, उसको खामन की चाल से, गुफ्तगू से, उठने बैठने से पता चल जाता है कि ये कहीं इन्वॉल्व है या हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया हुआ है, खा वो अनपढ़ हो। तो मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि तारीख में या कहीं ये बताया तो नहीं गया कि इस झगड़े की बुनियाद क्या थी, लेकिन इस झगड़े की इंतहा यहाँ तक थी कि डॉक्टर साहब ने नींद ख्वाब और गोलियाँ खा के ख़ुदकुशी कर ली अपनी तरफ से। अच्छा। लेकिन अल्लाह ने बचाना था, ख़ुदकुशी की पूरी कोशिश की, तो फिर वो बच गए, उनका वो मेरा साफ़ कर दिया गया और बाद में शायद कोई वो बहाल हो गया होगा या बुशरा बीबी बैकफुट पे आ गई होंगी। लेकिन यकीनन वजह उसकी यही थी कि उनको ये शक था कि ये जिस शोहरत की बुलंदियों पर चले गए हैं और जितने ये आशिक मिजाज हैं और गज़लें भी बहुत आला लिखते थे, और मुझे यूँ लगता है कि वो गज़लें लिखते थे जब किसी लड़की को प्यार का इजहार करने के लिए तो अपने खून से लिखते थे। एक्चुअल ये नहीं कि भाई वो मुहावरतन खून से लिखते थे, सुरंज लगा कर खून निकाल कर उससे लिखते थे। तो मेरा अपना ये आइडिया है या अपने मेरा एक ये नज़रिया है कि कहीं वो गज़ल इस तरीके से लिखी हुई बुशरा बीबी ने पढ़ ली होगी या देख ली होगी और उन्होंने ऊधम मचाया होगा, तो बेगम का ये वो ऊधम था, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और तो इनके ख़ुदकुशी की कोशिश, आखिरकार वो अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो लेकिन वो जो बेगम का वहम था वो सही साबित हुआ। आशिक मिजाज के लिए तो वो ऐसे है ना, जैसे मछली को तो पानी चाहिए ना, जहाँ मिलेगा छलांग लगा देगी। तो ये फिर आशिक हो गए, फिर इनकी टीम को भी पता चल गया और इन्होंने फिर वो उससे शादी कर ली। अच्छा, ये इनकी दूसरी शादी 2018 में। ये 2018 में इन्होंने दूसरी शादी की और यहाँ से वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो है कि कहते हैं ना, शोहरत दौलत इज़्ज़त में औरत का बड़ा हाथ होता है। हर कामयाब मर्द के पीछे वो कहते हैं ना एक औरत का हाथ है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर बर्बाद होने वाले मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तूबा थी वो इनके लिए कुछ लकी साबित नहीं हुई, क्योंकि 2018 से उस लड़की से शादी करने के बाद डॉक्टर साहब आगे का सफ़र नहीं कर सके। सर ये बोल में भी तो गए जी, बोल न्यूज़ में करंट अफेयर शो भी तो किया, ARY के बाद बोल में भी गए, फिर वहाँ इन्होंने ऐसे तो नहीं चलेगा ये प्रोग्राम भी शुरू किया। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त इनका जवाल शुरू हो चुका था जियो से। जब ये ARY में गए और जैसे मैंने बताया कि वहाँ मालिक ने भी इनका इस्तकबाल किया, वो इनके अरूज की इंतहा थी। लेकिन उस ARY पर जब इन्होंने प्रोग्राम करने शुरू किए तो इनकी जियो के ऊपर कुछ वीडियो थी प्राइवेट, जो दरमियान में होती है ना प्रोग्राम करने से पहले, जैसे स्टार्ट में, हाँ, तो वो वीडियो वायरल हो गई, तो वो लोगों ने पसंद नहीं की। और मैं समझता हूँ कि वो वीडियो जो वायरल हुई उससे इनकी जो ज़ुबान थी, जो इनका एक रोब था, या जो पब्लिक की नज़र में इनका एक तकद्दुस था या एक एहतराम था, उसमें कमी आना शुरू हुई। लेकिन ARY पे इनके प्रोग्राम चलते रहे, लेकिन वो जो वीडियो वायरल हुई उन्होंने इनको बहुत नुकसान पहुँचाया। आप यूँ समझ लें कि वो जैसे हर कामयाबी के ये आगे बढ़ते थे तो पीछे से कोई खींचता है ना किसी को, तो हर दफ़ा इनको कोई ना कोई खींचता था, तो ये गिरते नहीं थे, चलते रहते थे। लेकिन वो जब वीडियो वायरल हुई तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कामयाबियों का सफ़र जो था वो रुका तो नहीं, लेकिन आहिस्ता हो गया। सही, वो खींचातानी जारी रही। हालांकि बकौल डॉक्टर साहब के कि वो जिसने भी वीडियो वायरल की थी जियो से,
उसने इन्होंने कहा कि मदीना में आकर मेरे से माफ़ी मांगी, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह भी उन्हें माफ़ करे, ये कहते हैं वो। लेकिन वो जो धचका था उसने इनकी रफ्तार को कम कर दिया। ये गिरते गिरते बोलते गए और प्रोग्राम करते गए और आखिरकार ये वहाँ से ARY से निकले और बोल पे आ गए। सही। बोल पे आने के बाद इन्होंने चैंपियन के नाम से, और ऐसे नहीं चलेगा, इसके टिकटॉकर्स के साथ प्रोग्राम हाँ करना शुरू प्रोग्राम कर दे रहा, वहाँ टिकटॉकर के साथ होते थे। जैसे इंसान जवाल की तरफ जाना यानी शुरू होता है, शोरत आहिस्ता आहिस्ता, वो पानी के एक बहाव जो होता है ना अपनी रमा से, तो जब पीछे से दरिया बंद कर दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पानी की सतह जो है वो उतरना शुरू होती है। तो जैसा मैंने कहा कि उसने सफ़र को, इनके दौड़ को, आगे बढ़ने की दौड़ को कम कर दिया। और दूसरा धचका इनको ये लगा कि वो तूबा नाम की जो इनकी बीवी थी, आर्टिस्ट थी वो टीवी की, उसने खुला ले लिया। अच्छा। हाँ जी, वो भी इनका साथ छोड़ गई। और जब अकेले हुए तो फिर ये घबरा के वहाँ से ARY से फिर ये बोल में आ गए। उस वक्त बोल नया नया वो उठा था, तो इन्होंने कहा किस पे आ जाऊँगा, तो मैं बोल के तो सबसे फिर सबको पीछे छोड़ दूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो चैम्पियन में वो करते करते प्रोग्राम और वहाँ शो भी करते थे। वहाँ फिर इनके सामने एक लड़की आई, वो भी टिकटॉकर थी, 15-16 साल इसकी उम्र थी, दानिया शाह उसका नाम था। इन्होंने उससे शादी कर ली। अच्छा। ये तीसरी शादी थी डॉक्टर साहब की। अब डॉक्टर साहब तीसरी शादी के बाद फिर क्या हुआ कि जवाल जो था, पहले अरूज इनका पीछा करता रहा और ये आगे आगे भागते रहे। अब ये अरूज के पीछे भागना शुरू हुए और जवाल इनका पीछा करना शुरू हो गया। और उस जवाल में यहाँ तक नौबत आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एक दिन रो रो के इंटरव्यू में अपने आप को पब्लिक के सामने पेश किया और उनको याद करवाया कि मैंने क्या किया है, मैंने आपको नमाज़ पढ़ना सिखाई, मैंने ये सिखाया, मैंने वो कराया, मैंने ये किया, अब मेरे वीडियो वायरल देख के आप लोगों का फ़लाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सर ना तो आवाम ने उनकी पजीराई की, ना वो लोग जो उनके पीछे जाते थे उन्होंने उनको कुछ दिलासा दिया। जैसे जब जियो से निकले थे तो वो वीडियो वायरल हुई तो घबरा गए थे, तो जो ARY के मालकान थे उनको तसल्ली दी, उनका हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करते रहो प्रोग्राम। अब वो मकाम नहीं था, अब सारे पीछा छोड़ गए। जो दोस्त थे वो फ़ोन तक नहीं सुनते थे, वो लोग जो तरसते थे इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बोल पे आकर बाद में मुख्तलिफ तकरीरों में और ये कर एक ऐसा काम किया कि वो जैसे यूँ है ना, जैसे इंसान बुखला जाता है, ये बुखला गए कि वो शोहरत कहाँ गई, वो लोग, वो चाहत, वो अब जवाल क्यों है मेरे पीछे। तो इनको ये लगता था कि जैसे इसका ज़िम्मेदार वो है, मेरा दोस्त है, मेरा वो दोस्त भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सब किस खिलाफ बोलना शुरू हो गए। जैसे उनको नंगा करने की इंसान कोशिश करता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियात की, जैसे जो ऐसे लगता है कि जैसे उनके जहन में जो वीडियो वायरल हुई थी ना, या इस किस्म की जो हरकत हुई थी, उनके जहन में ये था कि मैं भी इनको ऐसे ही कर दूँ, तो उन्हें सबको ऐसे करना शुरू कर दिया। सही। तो उससे फिर उनकी जो शख्सियत थी वो बिल्कुल और ही तन्हाई की तरफ वो चली गई और फिर वो एक कमरे तक महदूद रह गए, वो एक छोटा सा घर और एक वो दानिया शाह। तो अपनी कथासस में जैसे मैंने कहा निकालने के लिए जब हर एक इन्होंने मुखालफत करना शुरू की तो सारे मुख मोड़ गए। तो आखिरकार एक कमरा और एक बीवी दानिया शाह और एक ये तन्हाई रह गई इनके पास। और मैं समझता हूँ कि तन्हाई भी कभी कभी, अब मैं लिखता हूँ ना तो मुझे पता है कि तन्हाई मेरी बेहतरीन साथी है। उस तन्हाई में बैठकर मैं बेहतरीन लिखता हूँ। बिल्कुल। आमिर लियाकत हुसैन भी चूँकि राइटर भी थे और सब कुछ, लेकिन वो तन्हाई उनका साथ नहीं दे सकी। और फिर अब हकीकत तो अल्लाह की ज़ात को पता है, लेकिन यह है कि जो जैसे लोग कहते हैं, या मुबैना तौर पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि दानिया शाह ने उनके ऊपर केस कर दिया और इल्ज़ामात भी लगाए, कोई वीडियो भी वायरल कर दी जो प्राइवेट बेडरूम की थी। ये ताबूत में आखिरी कील था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के, और उसने फिर आखिरी जो बयान दिया, आखिरी जो जुमला बोला था अपने अवाम से मुखातिब होकर कि मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊँगा, रहे नाम अल्लाह का, ये उनका लास्ट जुमला था। और फिर 9 जून 2022 की सुबह जब सूरज निकला तो लोगों को ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। सर, जब ये ख़बर आप तक पहुंची और आपने सुनी, आपकी क्या कैफियत थी? सर, बहुत बड़ा आदमी बहुत छोटी मौत मर गया।
और जिस तरह के इस मुल्क की रिवायत भी है, शायद दुनिया में हर जगह ये रिवायत होगी कि किसी भी बड़े आदमी की मौत का जो राज है वो हमेशा राज ही रहा है। वो खा कायद आज़म की मौत हो, खा लियाकत अली का कत्ल हो, खा बेनज़ीर की शहादत हो, सुल्तान राय का मर्डर हो, या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मुर्दा पाया जाना, इसका भेद अल्लाह के पास ही है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत कुछ छोड़कर चला गया, लेकिन अपने साथ जाते हुए भी एक धक्का लेकर गया, जो धक्का उसको बाप ने कभी बचपन में मारा था और कहा था कि निकल जाओ, जो कुछ तुमने करना है खुद करना है। जब इस दुनिया से गया तो इस दुनिया को बहुत कुछ देकर गया, इल्म की सूरत में, मज़हब की सूरत में, एंकर की सूरत में, स्टाइल की सूरत में, बोलने की सूरत में, खिताबत की सूरत में, बहुत कुछ लोगों को प्रमोट कर गया, एक्टिवेट कर गया, उनको इंस्पायर कर गया। लेकिन जब खुद गया तो वो कहते तो हैं कि जाते हुए हर आदमी के हाथ खाली होते हैं, लेकिन हर आदमी के साथ लोगों के कुछ कलमात होते हैं। यार बहुत अच्छा इंसान था, यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। मैं तो उसे आज भी कहता हूँ बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन तारीख़ ये कहती है कि वो अपने साथ किसी की तारीफ़ लेकर नहीं गया, सिर्फ अपने आप को लेकर चला गया। शायद आगे जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने हर एक जगह निकला, धक्का खा कर तो इस्तकबाल किया, मेरा ईमान है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब अल्लाह के हजूर में पेश हुआ होगा तो वहाँ भी मेरे अल्लाह ने उसको फरिश्तों से कहा होगा, इसका एहतराम से बिठाओ, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है, इसने रमज़ान शरीफ में शान रमज़ान बयान की है, यही एक अमल इसका मुझे पसंद है, इसको माफ़ कर दो। दैट्स ऑल सर। क्या बात है सर। मैं फिर कहूँगा कि वो मर्दों के नूर जहाँ थी। अगर आप नूर जहाँ की लाइफ को देखें तो वो भी अंधेरे में गई, उसका भी जनाजा नहीं उठा, उसको भी ऐसी तरह किसी ने कंधा नहीं दिया, चंद लोगों ने जनाजा पढ़ा और दफना दी गई। तो ये कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला मिसाल बनाकर दुनिया में भेजता है कि उनसे कुछ सीखें। अल्लाह ताला कहता है कि फिरो दुनिया में, चलो फिरो और देखो मैंने किसका क्या अंजाम किया और गौर फ़िक्र करो, इसमें निशानियाँ हैं गौर फ़िक्र करने वालों के लिए। तो ये देखिए आमिर लियाकत हुसैन ने क्या नहीं पाया, कौन से मैदान है जिसमें शोहरत हासिल नहीं की, कि जो बना बेपना अच्छा बना, इंतहा तक पहुंचा, दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, क्या कुछ नहीं था, खूबसूरत लड़कियां, शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, सबसे इज्जत भी पाई, सब ने इस्तकबाल भी किया, और जाते हुए अकेला गया। तो फिर गरूर किस बात का, तकब्बर किस बात का, ईगो किस बात की, फ़ख्र किस बात का, कुछ नहीं। जो सर उठा के मिलता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा सर झुका के मिलता है। क्या बात है। ये थी आमिर लियाकत हुसैन की कहानी। एक शेर बयान करूँगा। जी सर। मुझे ऐसे लगता है जब इस दुनिया में जा रहा था तो एक शेर पढ़ रहा था, वो शेर ये था, मुझे नहीं पता ये किसका शेर है, कि चाहने वालों को मिलते नहीं चाहने वाले, चाहने वालों को मिलते नहीं चाहने वाले हैं चाहने वाले, हमने गद्दारों की बाहों में सनम देखे। ये थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आ रहा होगा। आपका फीडबैक हम कमेंट सेक्शन में देख भी रहे हैं। आपकी राय का बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पॉडकास्ट इसी तरह पसंद आते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में करिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट और नासिर अदीब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।